नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आशा करता हूं आप अपने अभ्यास में निरंतर लगे होंगे दोस्तों। परीक्षा नज़दीक आती जा रही है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें पक्का रहता है कि प्रश्न बनना ही बनना है। उनमें से एक टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पतियाँ और उसके साथ ही एक जुड़ा हुआ टॉपिक है घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। कभी-कभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी आ जाता है। तो दोस्तों क्यों इसका इतना ज़्यादा महत्व है? इसके पीछे भी एक कारण है। कारण क्या है? संघ लोक सेवा आयोग ने जब से आईएफएस का परीक्षा भी सिविल सर्विस एग्जाम मतलब आईएएस के साथ लेने लगा, तब से एक बैलेंस बनाने के लिए एनवायरमेंट के क्वेश्चन बढ़ गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से यही एक टॉपिक बीच में कॉमन आता है। तो इसके प्रश्न बढ़ गए हैं। साथ ही साथ उसको फॉलो करते हुए विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग ने भी कॉपी किया, वहां भी पर्यावरण के प्रश्न बढ़े और उसमें जो प्राकृतिक वनस्पतियां, वन, घास के मैदान, यह जो एक टॉपिक निकल के आया, यह कॉमन रहा और इसके क्वेश्चन भी रेगुलर अमूमन आप देखेंगे तो हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न जरूर रहते हैं। अब इनको सरलतम तरीके से कैसे अपने मानसिक दृष्टिपटल पे सजो के रखा जाए कि एग्जामिनेशन हॉल में वह आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाए, आपको याद रहे, उसका सबसे बढ़िया तरीका है मानचित्रण। मैप के माध्यम से उसको हम कंठस्थ कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियां एवं घास के मैदानों का मानचित्रण। आइए दोस्तों स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले विश्व को कहां शुरू करेंगे? पृथ्वी के मध्य से, भू के मध्य से, क्या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, यह विश्व का औसतन सबसे गर्म स्थान होता है दोस्तों, जहां पर एवरेज टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है और यहाँ पर प्रतिदिन दोपहर के बाद संवहनीय वर्षा होती है, तो वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है, तापमान भी अधिक होता है। अब वायु में आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। यह क्या है? यह वह अभिक्रिया होती है जिसके माध्यम से पेड़ पौधे, आपका हरित जो मित्र हैं, हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं, वो अपना भोजन पकाते हैं, भोजन बनाते हैं। सूर्य प्रकाश के मौजूदगी में वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं और वही भोजन जो पेड़ पौधों, हरे जीव के माध्यम से बना, वही पूरे इकोसिस्टम, आपके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और आगे चलकर वही बायोम का, वही बायोस्फीयर का, पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर का खाद्य केंद्र यही हरे भरे वनस्पतियां बनती हैं। अब इस प्रकार से यह हमारे इकोसिस्टम का, हमारे बायोस्फीयर का, हमारे बायोम का किचन बन जाते हैं। जी हाँ, किचन है। अब इसके लिए आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा, प्राकृतिक वनस्पतियां क्या रोल प्ले कर रही हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए 3 आवश्यक चीजें होती हैं। एक तो प्रकाश, सूर्य प्रकाश, दूसरा तापमान, इंफ्रारेड, तीसरा जल, जल की मात्रा जो प्राकृतिक रूप से आपको वर्षा के माध्यम से मिलता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है पृथ्वी पर जहां पर सूर्य प्रकाश भी अधिक मिल रहा है, वर्षा भी अधिक मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड हम आप छोड़ते ही जा रहे हैं, प्रतिदिन छोड़ते जा रहे हैं, वो तो पूरी पृथ्वी पे मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। तो जो जगह ऐसी होगी जहां पर सूर्य प्रकाश और जल की मात्रा अधिक होगी, वहां पर प्रकाश संश्लेषण की गति भी अधिक होगी, इसकी मात्रा भी अधिक रहेगी। अब जहां पर प्रकाश संश्लेषण वृक्षों द्वारा अधिक होगा, वहां पर प्राकृतिक वनस्पतियां, पेड़, वन कैसे होंगे? ज्यादा खाना बनाएंगे। प्राकृतिक वनस्पतियां जो विषुवत रेखीय क्षेत्र में होती हैं, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसके कारण सर्वाधिक जैव भार होता है। वहां पे सब ज्यादा वो भोजन बना रहे हैं, सब ज्यादा जैव भार भी उनका होता है और सबसे ज्यादा वो अपने अंदर स्टोर भी रखते हैं, जैव भार भी ज्यादा हो गया। इस कारण से यहाँ के वन, यहाँ के वृक्ष बड़े बड़े, तगड़े मोटे, भारी लकड़ी, जो वनस्पति आपके विषुवत रेखीय क्षेत्र के आसपास रहेगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र इक्वेटोरियल रीजन में होगा, वहां पर भी चूंकि बायोमास, जैव भार अधिक है, वो भी मोटे पेड़ सूर्य प्रकाश के लिए लंबे ऊंचाई पर जाएंगे, 3-4 कैनोपी बन जाती है वहां पर। और इसके साथ ही वह वृक्ष ठोस कठोर लकड़ी द्वारा बने रहेंगे। ठीक, आइए अब देखते हैं किन क्षेत्रों में मिलता है। तो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य जो जलवायु क्षेत्र बन रहा है, जहां पर
ऊष्मा, गर्मी, सूर्य प्रकाश ज्यादा है वर्ष भर और वर्षा की मात्रा भी ज्यादा है, वहां पर विषुवत रेखीय वनस्पतियां प्राप्त होती हैं। तो प्रश्न बनेगा, विषुवत रेखीय वनस्पतियां किन क्षेत्रों में मिलती हैं? तो विषुवत रेखीय वनस्पतियां दोस्तों विषुवत रेखा के आसपास प्राप्त होती हैं। इसके लिए 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र माना जाता है, जिसमें आपका अफ्रीका, इंडोनेशिया, थोड़ा सा साउथ ईस्ट एशिया, भारत में आपका अंडमान निकोबार, श्रीलंका, थोड़ा सा दक्षिणी भूभाग, यह सब क्षेत्र आते हैं। अब इसमें आप कांगो बेसिन मुख्य रूप से देखा गया, साथ ही अमेजन बेसिन कहां पर है? अमेजन बेसिन आपका ब्राजील के जंगल, जिनको विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है, विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। अमेजन बेसिन, अमेजन नदी घाटी, अमेजन नदी घाटी में जो जंगल है, अमेजन के वन, वह विश्व के फेफड़े क्यों कहे जाते हैं? भाई हमारा आपका फेफड़ा क्या कर रहा है? अक्सर ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, हर स्तर के एग्जाम में। आप सिविल सेवा देंगे वहां भी मिलेगा, इसका कंसेप्चुअल पार्ट भी आ जाएगा। बाकी अन्य एग्जाम में, छोटे एग्जाम देंगे, समीक्षा अधिकारी वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का फेफड़ा किसे कहा जाता है? सर्वाधिक घने वन कहां पर हैं? तो फेफड़ा क्यों कहा जाता है? हमारा लंग्स, फेफड़ा क्या करता है? शुद्ध वायु को लेता है और दूषित वायु को बाहर निकालता है। विश्व के मामले में, पर्यावरण के मामले में, एनवायरमेंट के मामले में अमेजन का वन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, इनटेक करता है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से निकालता है। इस कारण से अमेजन के वन को क्या नाम दिया गया? अमेजन के वन को विश्व का फेफड़ा नाम दिया गया। ठीक। दूसरा घने वन आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। कांगो नदी है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। ठीक। इंडोनेशिया, एशिया का जो भाग जो कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में है, वहां पर भी विषुवत रेखीय सदाबहार वन या वर्षा वन पाया जाता है। तो पहले प्रकार की वनस्पति कौन सी हो गई? विषुवत रेखीय वर्षा वन या सदाबहार वन, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आपका पहला हो गया। इसके आसपास 10 डिग्री उत्तर से आप और उत्तर बढ़िए या 10 डिग्री दक्षिण से और दक्षिण बढ़िए, तो क्या स्थितियां बनती हैं? उसमें स्थिति दोस्तों परिवर्तित हो रही हैं। कैसे? हम किस क्षेत्र में हैं? कौन से सनातनी पवन के? व्यापारिक पवन के क्षेत्र में। व्यापारिक पवन किधर से किधर बहती हैं? पूरब से पश्चिम की तरफ, इसीलिए उनका नाम व्यापारिक पूर्वा भी होता है। व्यापारिक पूर्वा पवने पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ रही हैं, और पूरब से पश्चिम बढ़ने के क्रम में यह कहां पहुंच जाएंगी? यह आपके उष्णकटिबंधीय, पीले से हम व्यापारिक पवनों को दिखा देते हैं दोस्तों। व्यापारिक पवनें उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र में पूरब से एंटर कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, पश्चिम की तरफ जा रही हैं। पूरब में एंटर करते समय महासागर से यह महाद्वीप पे आ रही हैं। तो जलवाष्प कहां मिलेगा? जलवाष्प आपको महासागरीय भाग में मिलेगा। जलवाष्प यहां से लेगी व्यापारिक पवनें, और जलवाष्प लेके महाद्वीपों के पूर्वी तट पर अच्छी वर्षा करा देंगे। जैसे जैसे पश्चिम तरफ जा रहे हैं, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जाएंगे, वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी। यहां वर्षा अधिक है, यहां वर्षा कम होगी। और जैसे ही काफी आंतरिक भाग में जाएंगे, महाद्वीपों के पश्चिम जाएंगे, वर्षा की मात्रा नगण्य हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वर्षा यहां पे नहीं रहेगी, यहां पे वर्षा रहेगी। समझ रहे हैं ना? पूर्वी तट पे, महाद्वीपों के पूर्वी तट पे वर्षा रहेगी, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे वर्षा नहीं रहेगी। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यकता है? सूर्य प्रकाश, गर्मी और वर्षा। कार्बन डाइऑक्साइड तो मौजूद ही है। वर्षा की मात्रा बढ़ी, वनस्पतियां बढ़ी। वर्षा की मात्रा कम हुई,
पेड़ बन जाएंगे झाड़ी, वर्षा की मात्रा और कम हुई, झाड़ी से बन जाएंगे घास, और वर्षा की मात्रा और कम हुई, घास बेचारे बन जाएंगे ज़ेरोफाइट वनस्पतियां, कैक्टस, नागफनी बन जाएंगे। यही आपके पृथ्वी पर प्राकृतिक वनस्पतियों में देखने को मिलेगा। आप कलकत्ता से जयपुर या कलकत्ता से जैसलमेर की ट्रेन पे बैठिए, कलकत्ता से खिड़की के बाहर सर निकाल लीजिए, देखिए जैसे आप चलेंगे कलकत्ता क्षेत्र में, महाद्वीप भारत उपमहाद्वीप पूर्वी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा अधिक है। कैलकाटा या कोलकाता या बंगाल क्षेत्र या उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में अधिक वर्षा है, तापमान भी एक अक्षांश की बात हम कर रहे हैं, तापमान अमूमन एक समान। वर्षा की मात्रा पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा है, वहां पर वृक्ष की मात्रा ज्यादा होगी और पत्ते बड़े बड़े होंगे। जैसे ही आपकी ट्रेन आगे बढ़ी, कहां पहुंची? बिहार, भागलपुर क्षेत्र में, पूर्वी बिहार में पत्तों की मात्रा में कुछ कमी आने लगी, अभी भी बड़े हैं। जैसे ही आप पश्चिमी बिहार में पहुंचे, पटना क्षेत्र में पहुंचे, पत्तों की मात्रा में कमी आ गई, आम उम दिखने लग गया आपको ज्यादा। जैसे ही आप पूर्वी यूपी में पहुंचे, आम दिखा, साथ में नीम उम बढ़ने लग गया, पत्ते के आकार छोटे होने लग गए। जैसे ही आप पश्चिमी यूपी पहुंचेंगे दोस्तों, आगरा अलीगढ़ के क्षेत्र में, आप देखेंगे वहां पे आम की मात्रा कम हो गई और प्राकृतिक वनस्पति के रूप में नीम, बबूल ये सब ज्यादा होने लग गए। जैसे ही आप पश्चिमी यूपी को पार करके राजस्थान में एंटर करेंगे, ये झाड़ियां, बबूल आदि बढ़ जाएंगे। और जैसे ही आप अरावली को पार करके पश्चिम की तरफ और गए इंटीरियर में, वहां पर पानी की मात्रा और कम हो गई है। अब वहां पर आपको मरुस्थल मिलेगा, थार मरुस्थल भारत का जाना माना। अब थार मरुस्थल जो मरुस्थलों में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से मरुस्थल में पाया जाता है? थार में, भारत वाले में। थार मरुस्थल में ज़ेरोफाइट वनस्पतियां मिलने लगी, कैक्टस वगैरह मिलने लगी। तो पूरब से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आ रही है, जिस कारण से वनस्पतियां भी बदल रही हैं। आइए मैप पे वापस देखिए, पूरब की तरफ आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहां पर वर्षा की मात्रा ठीक है, वहां आपको मिलेगा मानसून वन, मानसून वन वनस्पतियां। जहां वर्षा की मात्रा कम होने लगी, यहां पर आपको सवाना, ठीक, विषुवत-रेखीय क्षेत्र के उत्तर में और दक्षिण में सवाना, सवाना, ठीक, मध्य में सवाना, सवाना, सवाना। सवाना वनस्पतियां क्या हैं? सवाना वनस्पतियां उष्णकटिबंधीय घास हैं। कैसी? ट्रॉपिकल ग्रासेस, उष्णकटिबंधीय घास। वर्षा की मात्रा कम हुई तो मानसून वन से घास बन गए, सवाना नाम दिया गया। और सवाना घास चूंकि गर्म क्षेत्र में है तो कठोर घास है। सवाना को हम कठोर घास की भी घास के मैदान या कठोर घास में ही कहते हैं, कह सकते हैं। प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन कठोर घास का मैदान है? 3 आपका शीतोष्ण घास का मैदान रहेगा, एक सवाना वाला क्षेत्र कोई रहेगा। तो आंसर क्या बनेगा कठोर घास के लिए? सवाना कठोर घास। क्यों? क्योंकि गर्म क्षेत्र में पाया जा रहा है, उष्णकटिबंध में पाया जा रहा है। शीतोष्ण कटिबंध ठंडे क्षेत्र में भी देखेंगे, वहां जो घासें हैं मुलायम घासें हैं। ठीक, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय वर्षावन, सदाबहार वर्षावन, वर्षावन नाम रहेगा क्योंकि विषुवत रेखा पे ही सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है। वर्षावन के उत्तर और दक्षिण सवाना घास के मैदान मिलते हैं। महाद्वीपों के पूरब की तरफ मानसूनी जलवायु क्षेत्र, मानसूनी वनस्पतियां मिलती हैं। मध्य में सवाना और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर, जहां पर ये व्यापारिक पौने जलवाष्प विहीन हो जा रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ठंडी जलधाराएं भी प्राप्त हो रही हैं। तो ठंडी जलधारा वाले वीडियो में आपने देखा होगा, जहां जहां भी ठंडी जलधारा प्रवाहित हो रही है उसके संलग्न क्षेत्रों में, भूमि में क्या हो रहा है? तापमान की कमी हो रही है। तापमान, वायु ठंडी होकर ऊपर उठेगी ही नहीं, बारिश होगी ही नहीं। ऐसी स्थितियों में वहां मरुस्थल उत्पन्न हो रहे थे। ठीक है, अब इस माध्यम से भी देखिए, व्यापारिक पौने वर्षा विहीन हो जा रही हैं, जलवाष्प विहीन हो जा रही हैं, तो यहां पर मरुस्थल पाए जाएंगे, मरुस्थल पाए जाएंगे, मरुस्थल पाए जाएंगे, मरुस्थल पाए जाएंगे, मरुस्थल पाए जाएंगे और मरुस्थल पाए जाएंगे।
ठीक है ना। ये मरुस्थलों का साथ में आप नाम बता दें, यहाँ पर कौन सी जलधारा बह रही, कनारी, यहाँ पर कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, इधर पेरू की ठंडी जलधारा, यहाँ बेंगुला की ठंडी जलधारा, और यहाँ पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा भी बह रही है। उनके संलग्न क्षेत्रों में मरुस्थल पाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी धरती की भूमि कहा जाता है। मरुस्थल कई हैं वहां पे, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन, कई डेजर्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक, ऑस्ट्रेलिया में। और ठंडी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा भी बह रही है। ठीक दोस्तों, तो ये रहा आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो हमने अब तक क्या देखा, हमने देखा विषुवत रेखा के आसपास 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य आपका सदाबहार वर्षा वन पाया जाता है, इक्वेटोरियल रेनफॉरेस्ट पाया जाता है। 10 डिग्री उत्तर से और आगे बढ़िए आप 25-30 ट्रॉपिकल क्षेत्र में ही उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, यहाँ पर महाद्वीपों के पूर्वी तट पे जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक है। क्यों अधिक है, कारण कथन कारण में आएगा। क्यों अधिक है, क्योंकि व्यापारिक पौने महाद्वीपों में पूरब से पश्चिम बहती हैं, एंटर कर रही हैं पूर्वी तट से, महाद्वीपों के पूर्वी तट से। अब पूर्वी तट पे जैसे ही प्रवेश करेंगी जलवाष्पीय रहेंगी और खूब वर्षा करा देंगी। जैसे ही अंदर जाएंगी जलवाष्प की कमी आएगी, वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। जैसे वो महाद्वीपों के पूर्वी तट से होते होते पश्चिम पे पहुंचेंगे, पश्चिमी किनारे पहुंचेंगे, वहां पर जलवाष्प की मात्रा नगण्य सी हो गई, खत्म हो गई, हवाएं सूखी हो गई। जब वो खुद उनके जेब में पैसे नहीं हैं तो वो किसी बच्चे को क्या गिफ्ट देंगे, वही स्थिति यहां बन रही है। हवाएं शुष्क हो गई हैं और इस कारण से वर्षा नहीं हो रही है, मरुस्थल उत्पन्न हो रहे हैं। कहां पर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पे। बार बार कह रहा हूं क्योंकि बार बार क्वेश्चन भी आता है ये चीज, इसलिए बार बार आपको याद करा रहा हूं, पूछ रहा हूं। चलिए, मरुस्थल। अब इसके और उत्तर और दक्षिण बढ़ते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र में चलते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र में आपको यहां पर देखने को मिलेगा चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र है, जिसके दक्षिण में मानसूनी वनस्पतियां हैं, मानसूनी वन पाए जाते हैं जो कि पतझड़ वन होते हैं। क्यों होते हैं पतझड़ वन, क्योंकि ग्रीष्मकाल से जब शीतकाल, ग्रीष्मकाल यहाँ पर सीजन बदलने लगता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में कोई शीतकाल नहीं पाया जाता, इसी प्रकार टुंड्रा क्षेत्र में ग्रीष्मकाल नहीं पाया जाता। विषुवत रेखीय क्षेत्र में शीतकाल नहीं पाया जा रहा है, मानसूनी क्षेत्र में शीतकाल पाया जा रहा है। जब शीतकाल खत्म होगा और ग्रीष्मकाल आने लगेगा, अर्थात आपके वसंत ऋतु में आप देखेंगे पतझड़ का मौसम भी आता है, पत्ते झड़ जाते हैं। किनके, मानसूनी वनों के, मानसूनी वनस्पतियों के, जैसे शीशम, साल, सागौन, इन लोगों के पत्ते गिर जाते हैं। कारण क्या है, अपने वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, इवेपोट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए यह अपने पत्तों को गिरा देते हैं ताकि इनके जल ह्रास की मात्रा रोक सके अपने से। भाई बेचारे ये भी तो काम कर रहे हैं, जैसे आप अपनी परीक्षा के लिए जो हो सक रहा है कर रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, वीडियो देख रहे हो, अपने स्वाध्याय कर रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस जरूर करना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छे से एग्जाम के पहले प्रिपेयर हो पाओगे, एक टाइम बाउंड मैनर में तैयारी कर पाओगे दोस्तों। ठीक, तो पेड़ भी ऐसे कर रहे हैं, अपने जल की मात्रा को बचाने के लिए, इवेपोरेशन ना हो ज्यादा, शुष्क मौसम आ गया, गर्मी आ रहा है, ऊपर से और ज्यादा पानी निकल गया, बेचारे डिहाइड्रेट हो जाएंगे, पत्ते गिरा देते हैं, पतझड़ का मौसम आता है। पर्णपाती वन कहां पे, मानसून में। उत्तर में शंकुधारी वन आएंगे, कोण, और जो मध्य में चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र है, यहाँ पे उत्तर के शंकुधारी और दक्षिण के मानसून दोनों मिले जुले मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या वनस्पति का नाम होना चाहिए, मिश्रित है, तो नाम भी है मिश्रित वन शीतोष्ण क्षेत्र में महाद्वीपों के पूर्वी तट पे मिल रहे हैं। तो यहां मिलेंगे, यहां भी मिलेंगे भाई मिश्रित वन, यहां भी मिलेंगे मिश्रित वन। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जैसे ही आप शीतोष्ण क्षेत्र में मध्य भाग में आएंगे या सवाना के उत्तर में आएंगे,
वहां पर आपको क्या मिल रहा है, वहां पे आपको शीतोष्ण घास के मैदान आएंगे, शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक, एग्जाम में शीतोष्ण घास के मैदान ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका विभिन्न महाद्वीपों में विभिन्न नाम पड़ जा रहा है, अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग नाम है। तो मैच द फॉलोइंग में भी आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। देखिए कैसे। शीतोष्ण घास के मैदान आपके उष्णकटिबंधीय महाद्वीप के मध्य भाग में, जहां पर एशिया में तो इनको बोला गया स्टेपी मैदान, इन्हीं को स्टेपी मैदान जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में क्षेत्र में मिल रहा है, इसी को यूरोप में पुस्टैच कहा जाता है, यूरोप में पुस्टैच कहा जा रहा है। इसी को चाइना के उत्तर में मंचूरिया भी कहा जाता है। इसी को आपके यूएसए कनाडा बॉर्डर में उत्तरी अमेरिका में प्रेरी का मैदान भी कहा जाता है, प्रेरी का मैदान। इसी शीतोष्ण कटिबंध ठंडे क्षेत्र वाले घास के मैदान, तो कैसी घास है? मुलायम घास है। इन्हीं मुलायम घासों के मैदान को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पंपास घास का मैदान कहा जाता है, पंपास घास का मैदान, जहां एक विश्व प्रसिद्ध अल्फा अल्फा घास होती है। अल्फा अल्फा घास काफी ज्यादा पोषक युक्त होती है, न्यूट्रिएंट उसमें ज्यादा होते हैं, है ना। अल्फा अल्फा घास होती है पंपास मैदान में। इन्हीं शीतोष्ण घास के मैदान, मुलायम घास के मैदान को आपके साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है, वेल्ड घास के मैदान। और इन्हीं मुलायम शीतोष्ण घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया में, जो कि मैप में सबसे डाउन है, मैप में सबसे डाउन है, डाउन्स मैदान कहा जाता है। मरे डार्लिंग बेसिन में डाउन्स, यहां पे एक नदी है और उसकी सहायक है मरे डार्लिंग। इन्हीं शीतोष्ण घास के मैदान को न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में कैंटरबरी मैदान कहा जाता है, कैंटरबरी प्लेन्स कहा जाता है। तो इस तरह दोस्तों आपके शीतोष्ण घास के मैदान, मुलायम घास के मैदान विभिन्न महाद्वीपों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, कैसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। एशिया में, मध्य एशिया में इनको बोला जाता है स्टेपी घास के मैदान। यूरोप में ऑस्ट्रिया हंगरी में पुस्टैच घास का मैदान। उत्तरी अमेरिका में कनाडा में इनको प्रेरी घास का मैदान। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में उरुग्वे में इनको क्या बोला गया? पंपास घास का मैदान। दक्षिण अफ्रीका में इनको वेल्ड घास का मैदान। ऑस्ट्रेलिया में इन्हीं मुलायम घास के मैदानों को डाउन्स मैदान कहा जाता है। वहां पे बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, मतलब आपके पशुपालन केंद्र होते हैं, स्टेशन उनको कहा जाता है। मरीनो एक भेड़ होती है, मरीनो भेड़। मरीनो भेड़ आपके वेल्ड घास के मैदान और डाउन्स घास के मैदान की विशेष एक पशु कह लीजिए, प्रजाति कह लीजिए, एक हाई क्वालिटी ऊन देती है ये मरीनो। जैसे पश्मीना ऊन होता है, लेकिन दोस्तों पश्मीना भेड़ नहीं है, बकरी है, कश्मीर में पाई जाने वाली बकरी पश्मीना। मरीनो भेड़ है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इन देशों में पाए जाते हैं। कैंटरबरी मैदान अपने डेयरी उद्योग के लिए वो भी जाना जाता है, और वहां पर गाय, विशेष मात्रा में गाय भेड़ ये सब पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। डेयरी के लिए न्यूजीलैंड काफी फेमस है दोस्तों, है ना। तो ये रहा आपके मुलायम घास के मैदान। अब इन मुलायम घास के मैदानों के पीछे कारण क्या है? क्यों ये मुलायम घास के मैदान है? शीतोष्ण घास के मैदान, नाम ही बता दे रहा है। शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण मतलब बहुत उष्ण नहीं, ठंडे क्षेत्र में, ठंडे क्षेत्र में हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा कड़े नहीं होंगे, मुलायम होंगे। मुलायम घास है तो जब ये गिरेंगी, जब ये मिट्टी में मिलेंगी तो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगी। इन क्षेत्रों में किसान का मित्र अर्थवॉर्म, केचुआ भी रहता है, वो बहुत जल्दी इनको घुला देगा, डिकम्पोज कर देगा, जिस कारण से वो सब खाद बन जाएंगी बहुत जल्दी से। खाद बनने के कारण, ह्यूमस बनने के कारण यह मिट्टी काफी उर्वर हो जाएगी, और यह विश्व की सबसे उर्वर मिट्टी यहाँ मिलती है, जिसका नाम है चेरनोजेम मृदा। क्या नाम है दोस्तों? चेरनोजेम, चेरनोजेम मृदा। इन्हीं शीतोष्ण घास के मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है, चेरनोजेम सॉइल। ठीक है, सबसे उर्वर मृदा है पूरे वर्ल्ड की, चेरनोजेम सॉइल, स्टेपी
और पुस्टैज, प्रेरी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, कैंटरबरी मैदान, इन सब मैदानों में, शीतोष्ण घास के मैदान में यह मृदा पाई जाती है, सबसे उर्वर है। अब क्या हुआ, मानव क्या करेगा, मानव अधिकाधिक धन अर्जन करना चाहेगा और इन घासों को, मुलायम घास है, आराम से इनको जोत के क्या किया, गेहूं का यह क्षेत्र होता है, बड़ी मात्रा में गेहूं पैदा हो रहा है, सरसों पैदा हो रहा है ना। अभी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान क्या बातें होने लगी कि खाद्य संकट पैदा होने वाला है। खाद्य संकट क्यों पैदा होने वाला है भाई, क्योंकि यूक्रेन और रूस में जब युद्ध होगा तो गेहूं नहीं होगा, विश्व को गेहूं कैसे मिलेगा, यूक्रेन को गेहूं की टोकरी भी कहा जाने लगा है। क्यों कहा जाने लगा है, कारण यूक्रेन में क्या है, यूक्रेन में आपका स्टेपी घास का मैदान है और स्टेपी घास के मैदान को काटकर यहाँ पर गेहूं के बड़े बड़े खेत बना दिए गए हैं। यहाँ पर जनसंख्या तो कम है, पैसे हैं, तो यहाँ पर हाईली मैकेनाइज्ड यांत्रिक कृषि होती है, बड़े बड़े कॉमर्शियल फॉर्म है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होता है, बेचने के लिए कृषि हो रहा है। कॉमर्शियल मतलब व्यापारिक कृषि, मतलब बेचने के लिए खेती हो रही है, जो मार्केट में डिमांड है, जो मार्केट को है पसंद, वही बोएंगे और उसको बेच के पैसे कमाएंगे। एक ही सीजन में खेती कर रहे हैं, इतने पैसे पा रहे हैं कि दूसरे सीजन में घूमने निकल जा रहे हैं, है ना। चलिए, अब यहां पर नॉर्थ अमेरिका में इस प्रेरी मैदान में यहां पर आप देखिए कि इनका उत्तर में विस्तार भी है कनाडा की तरफ। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां 2 फसल में आपका गेहूं हो रहा है। हम लोग के यहाँ गेहूं क्या होता है, हम लोग के यहाँ गेहूं रबी फसल है, विंटर क्रॉप है, लेकिन कनाडा में गेहूं स्प्रिंग क्रॉप कही जाती है। स्प्रिंग मतलब जब शीतकाल खत्म होके ग्रीष्म काल आने लगता है, स्प्रिंग बसंत, तो बसंत काल में गेहूं बोया जाता है, वहां बसंत गेहूं है। ऐसा क्यों, क्योंकि शीतकाल में तो वहां बर्फ है और जब वो बर्फ खत्म हो रही है, बसंत काल में गर्मी आ रही है, बर्फ पिघलेगी, तभी मैदान खाली होंगे, खेत खाली होंगे। इसलिए जो आपके यहाँ शीतकाल में अभी जो तापमान है, ये कनाडा में ग्रीष्म काल आने पर ऐसा तापमान रहता है। तो गेहूं के लिए यही चाहिए, उस समय वहां पे गेहूं हो जा रहा है, कौन सी नई बात हो गई है। ठीक, बसंतकालीन गेहूं आपके कनाडा में, यूएसए में शीतकालीन गेहूं, क्योंकि यूएसए और हम कहीं न कहीं एक ही अक्षांश पे हैं। हमारे हिमालय है तो हमको उतनी ठंडी नहीं लग रही, हम बच गए हैं, लेकिन यूएसए में बर्फ पड़ रही है इस समय। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसके उत्तर चलेंगे, और इसके उत्तर चलेंगे तो शंकुधारी मैदान का क्षेत्र आता है, जिसको मध्य भाग में तो टैगा कहा जाता है। टैगा वनस्पतियां, टैगा वनस्पतियां, टैगा टैगा वनस्पतियां, ठीक। और यह आपके दोनों महाद्वीपों में पाया जा रहा है, आपके उत्तरी अमेरिका में भी और आपके यूरेशिया में भी। यूरेशिया में एशिया और यूरेशिया, टैगा, टैगा वनस्पति, ठीक। अब यहां पर देखेंगे कि महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर क्या हो रहा है, वर्षा की मात्रा में अंतर आएगा, वनस्पति में अंतर आ जाएगा। महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर यहां पर ग्रीष्मकाल में वर्षा हो रही है, ठीक। ग्रीष्मकाल में वर्षा हो रही है तो शीतकाल में आपके पत्ते झड़ेंगे, शुष्क ऋतु में ही पत्ते अपने को बचाने के लिए झाड़ देंगे। तो आपके जो शुष्क काल है वो शीतकाल है, कहां पर, पूर्वी किनारे पर। अब यहां पर दोस्तों ग्रीष्मकाल में वर्षा, शीतकाल में कम वर्षा, शुष्क है। तो शीतकाल में यानी ऑटम में, यानी हेमंत ऋतु में आपके पर्ण गिरेंगे, पर्णपात होंगे, ठीक, पतझड़ होगा। और यहां पर पश्चिमी किनारे पर यूरोप में यहां पर शीतोष्ण चक्रवात आते हैं। किसके कारण मुख्य रूप से आते हैं, कब वो मैक्सिमम हो जाते हैं, आप वायुमंडल में पढ़े होंगे कि वहां पर पछुआ पवनों के कारण इनका ज्यादा निर्माण हो रहा है, ज्यादा इनके अंदर जलवाष्प आ रहा है, इसलिए शीतकाल में इनकी आवृत्ति, इनकी बारंबारता, इनका वेग, इनका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। किसका, शीतोष्ण चक्रवात का। और यह पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूरब से पश्चिम जा रहा था क्योंकि व्यापारिक पवन के क्षेत्र में था। शीतोष्ण चक्रवात आपके पछुआ पवन के क्षेत्र में है, इसलिए पश्चिम से पूरब जाएगा और शीतकाल में ज्यादा प्रभावी रहेगा। तो यहाँ पे वर्षा हो रही है शीतकाल में, यहाँ पे वर्षा हो रही शीतकाल में, शीतकाल में वर्षा, यहां भी शीतकाल में वर्षा। तो जब ग्रीष्म काल आने लगेगा तब यहाँ पत्ते गिरेंगे, ठीक है ना। कनाडा में एक पेड़ आप देखते हैं मैपल, तिकोना सा बेलपत्र की तरह होता है, मैपल। मैपल वहां का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, मैपल की पत्ती।
और मूवी जो हमारे यहाँ काफी लोग वहां शूटिंग करने जाते हैं तो मूवी में दिखाते हैं वो तिकोने तिकोने पत्तियां गिरते रहते हैं, लाल पीले रंग की रहती हैं, ठीक, बसंत काल में जब गर्मी आने लगती है ना। तो वो मैपल भी आपका शंकुधारी है, नुकीली होती है, शंकुधारी, और वो पत्ते गिर रहे हैं कब, जब आपका शुष्क ऋतु आएगा। यहाँ पर शीतकाल में वर्षा तो ग्रीष्म काल में शुष्क ऋतु आ रही है, यहाँ पे ग्रीष्म में वर्षा, ग्रीष्म काल में वर्षा, तो जब आपका शीतकाल आने वाला रहेगा तब शीतकाल में पत्ते गिर जाएंगे। क्लियर है ना। शंकुधारी वन में भी, जो कि लगभग हरे भरे ही रहते हैं, लेकिन इनमें भी कभी न कभी पतझड़ होने लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये रहे आपके विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां। अब यहां पर आप कहेंगे कि टैगा को दक्षिण गोलार्ध में क्यों नहीं दिखाए, यही समझ लीजिए, इसी को पकड़ लीजिए। प्रश्न बना, कौन सी वनस्पतियां दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाई जाती या कौन सी वनस्पतियां मात्र उत्तरी गोलार्ध की विशेषता है, तो द आंसर इज टैगा। टैगा वनस्पति उत्तरी गोलार्ध में ही मुख्य रूप से पाई जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में कि कहीं थोड़ी सी टिएरा डेल फ्यूगो के पास, हल्का सा फाकलैंड आइलैंड के पास, यहाँ कुछ आपका टैगा मिल जाएगा छोटी मात्रा में। बाकी ज्यादातर विस्तार कहां पे है, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी में क्यों नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में कहीं भूमि दिख रही है, नहीं, यहाँ तो जल का विस्तार है। रोरिंग 40s, फ्राइटनिंग 50s यही तो चल रहे हैं, है ना। तो जल के विस्तार होने के कारण यहां पर टैगा वाली वनस्पति का क्षेत्र नहीं बन पा रहा है। ठीक, अब इसके बाद और उत्तर और दक्षिण चलेंगे, और उत्तर और दक्षिण चलेंगे, तब वहां क्या आपको प्राप्त होने लगेगा, तब दोस्तों और उत्तर या दक्षिण जाने पर आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगी। हिमाच्छादित क्षेत्र है, चाहे आर्कटिक हो चाहे अंटार्कटिक हो, हिमाच्छादित। शीतकाल में बर्फ पूरी तरह बर्फ से ढका है। ग्रीष्मकाल जब आएगा, कुछ महीने कुछ समय के लिए बर्फ पिघलेंगी, बर्फ पिघलेंगी तो कुछ सबसे छोटा काल बन रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए, सबसे छोटा पीरियड यहां मिल रहा है, तो क्या हो पाएगा, कुछ घासे या मॉसेस, काई, लाइकेन, बस यही होंगे। काई, लाइकेन, मॉसेस, लिकेन, यही सब होंगे। लाइकेन का एक प्रश्न बनता है कि वायु प्रदूषण का सबसे बेहतरीन सूचक कौन है, तो लाइकेन। लाइकेन नष्ट होने लगेंगे मतलब वायु में प्रदूषण हो रहा है। ठीक, तो काई, लाइकेन ये सब कहां पे पाए जा रहे हैं, ये आपके टुंड्रा क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। पीला दिख रहा है, टुंड्रा क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। टुंड्रा, टुंड्रा वनस्पतियां। दक्षिण में इनको आप बोल सकते हैं टुंड्रा, और अंटार्कटिका में भी जहां पर बर्फ पिघलेगी, भूमि खुलेगी, भूमि पे प्रकाश संश्लेषण कुछ होगा, तो टुंड्रा वनस्पतियां, मॉसेस, लाइकेन वहां भी पाए जाएंगे। टुंड्रा दोनों गोलार्ध में, टैगा ही वो था जो दक्षिणी गोलार्ध में लगभग गायब है, हल्का सा है तो गायब ही मानिए उसको। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी वनस्पति क्षेत्र गायब, टैगा। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण, सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी, सब ज्यादा जैव विविधता, सब ज्यादा जैव भार कौन से वन क्षेत्र में या वनस्पति में है, तो जहां पर प्रकाश संश्लेषण मैक्सिमम हो रहा है, अर्थात आपके विश्वतरेखी वनस्पतियों में सबसे ज्यादा जैव विविधता, सब ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसे या किसे महासागरीय वर्षा वन कहा जाता है, तो आंसर आप टिक करते हैं या करेंगे प्रवाल क्षेत्र, कोरल्स को। ठीक, कोरल रीफ, कोरल बैरियर या एटॉल, कोरल क्षेत्र जो होते हैं उनको महासागरीय वर्षा वन की संज्ञा दी गई। क्यों भाई, महासागर के अंदर तो वन हो नहीं सकते भाई, ठीक, कहां से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिलेगा, तो वन नहीं है महासागर, तो वर्षा वन क्या, ये उपमा है, दी गई है, कहा गया है। जैसे सारगैसो सागर को तटविहीन सागर कहा गया, ऐसे प्रवाल क्षेत्र को महासागरीय वर्षा वन कहा गया। कारण उसके पीछे क्या है, कथन कारण, कारण क्या होगा कि यहाँ पर महासागरीय क्षेत्रों के अंतर्गत इसी क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता प्राप्त होती है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड हियर इन द ओशियानिक रीजन्स। ओशियानिक क्षेत्रों में सब ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलने के कारण प्रवाल क्षेत्रों को महासागरीय वर्षा वन की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना, तो ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो ये रहा दोस्तों आपके प्राकृतिक वनस्पतियां। अब इनको आप इस पक्के मैप पे भी देख लीजिए। यहां पर क्या दिखाया जा रहा है, यहां पर दिखाया जा रहा है आपका कि विषुवत रेखीय क्षेत्र जो आपका
वर्षावन वाला क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षावन मिल रहा है आपको। अमेजन का फॉरेस्ट सबसे बड़ा क्षेत्र, फेफड़ा विश्व का। इसके उत्तर और दक्षिण सवाना क्षेत्र है, उत्तर में लानोस और दक्षिण में कंपोज कहा जाता है। अमेजन में इसको सेल्वा वन भी कहा जाता है। इस विषुवतरेखीय वर्षावन को दक्षिण अमेरिका में अमेजन क्षेत्र में सेल्वा वन भी कहा जाता है। सेल्वा वन के उत्तर में वेनेजुला क्षेत्र में जो सवाना है उसको आप लानोस कहते हैं, और अमेजन के दक्षिण में जो सवाना क्षेत्र मिलेगा, मतलब कठोर घास के मैदान या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उनको कंपोज कहा जाता है। और दक्षिण में आएंगे दोस्तों, उसके भी दक्षिण में गए तो यहाँ पर आपको क्या मिला? आपको यहाँ मिला शीतोष्ण घास का मैदान, पंपास। इसी प्रकार से यहाँ पर मानसून सवाना मरुस्थल, इसके उत्तर में गए तो आपको क्या मिला? आपको मिला प्रेरी घास का मैदान, प्रेरी घास का मैदान। और उत्तर में गए शंकुधारी वनस्पति, टैगा वनस्पति, हरे रंग से दिख रही है आपको, टैगा वनस्पति, ठीक है। दक्षिण में देखिए हरे रंग की वनस्पति यहाँ नहीं मिल रही है, दक्षिण में टैगा नहीं दिख रहा है। और उत्तर में गए टुंड्रा, स्नो एंड आइस, व्हाइट कलर में, उसके बगल में जो ग्रे है, ग्रे यहाँ भी मिल रहा है, ग्रे कुछ यहाँ भी मिलेगा, अंटार्कटिका नहीं दिख रहा है, नहीं वहां भी मिलेगा, ठीक। ये मरुस्थल क्षेत्र, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, कहाँ पे? अफ्रीका के उत्तर में सहारा मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पर क्या है? नामीब और कालाहारी, नामीब और कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, ठीक। नामीब कालाहारी मरुस्थल सवाना क्षेत्र के पूरब में, सॉरी पश्चिम में। यहाँ पर भी मरुस्थल ढेर सारे, कई मरुस्थल हैं विश्व प्रसिद्ध। यहाँ पर आटाकामा, आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, ठीक है। यहाँ सोनोरन मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल। तो सारे मरुस्थल कहाँ हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे, यहाँ मरुस्थल, मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे। और मानसूनी क्षेत्र उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पूर्वी किनारे। कारण, कौन सा कथन निम्न में से क्या इसका सही कारण है? तो कारण क्या होगा? व्यापारिक पवनें किधर से आ रही हैं? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम जा रही हैं, यहाँ पे वर्षा करा रही हैं, वर्षा करा रही हैं। यहाँ वर्षा कम हो गई, वर्षा कम हुई, और यहाँ वर्षा खत्म हो गई, नहीं हो रही, वर्षा नहीं हो रही है, ठीक है। मरुस्थल हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट आपको, वनस्पतियां। इसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, नहीं छूटेगा। फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा तब भी नहीं छूटना चाहिए, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में एक अंतर ये आता है दोस्तों, कंसेप्ट देखने में तो कठिन है लेकिन है आसान। क्यों? एक बार समझ लो, जीवन भर के लिए समझ गए। जैसे अभी पूछा जाएगा तो आप बता लोगे। फैक्चुअल क्वेश्चन में जैसे प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका, स्टेपी एशिया, पुस्टैज यूरोप, कैंटरबरी मैदान न्यूजीलैंड, यह अभी तो याद हो जाएगा, लेकिन अगर अभ्यास न किए तो अनभ्यासी विषम शास्त्रम, आपको विष बन जाएगा, भूल जाओगे, ठीक है। और अगर 3 महीने बाद पूछा जाएगा, 1-2 बता पाओगे, बाकी नहीं बता पाओगे। जो चीज आपके दृष्टिपटल में उतर गई, कंसंट्रेट हो गया, आपने सुन लिया, वो तो एक बार में याद हो गया, अन्यथा रिवीजन करना पड़ेगा। तो दोस्तों रिवाइज करिए, जल्दी से आप सफलता की सीढ़ियों पे ऊपर बढ़िए और सफल होइए दोस्तों, है ना। आइए एक और मैप है, उसको भी देख लीजिए आप अभ्यास के लिए। प्रेरी मैदान नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए कनाडा में, स्टेपी मैदान आपके एशिया क्षेत्र में, पुस्टैज यूरोप क्षेत्र में, मंचूरियन चाइना क्षेत्र में, सवाना अफ्रीका। इस सवाना में यहाँ पर लानोस और यहाँ कंपोस, कंपोस घास का मैदान कहा जाता है, ठीक, कंपोस। पंपास शीतोष्ण घास का मैदान, ठंडा मुलायम घास का मैदान ठंडे क्षेत्रों में, साउथ अमेरिका में। वेल्स साउथ अफ्रीका में। डाउन्स, मैप में डाउन है कौन, तो थोड़ा सा इसका क्षेत्र दक्षिण में आएगा, इसका क्षेत्र यहां होना चाहिए, डाउन्स, ठीक। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी मैदान न्यूजीलैंड में, ठीक। ये आपके घास के मैदान भी हो गए दोस्तों, क्लियर ना। तो देख लीजिए मैप में भी आपको ऐसे दिखेंगे, जो आपने अपने से ड्रॉ किया, अपने से आपने 1 बाय 1 कारण सहित हर वनस्पति क्षेत्र को देखा, हर घास के मैदान को देखा, वही मानचित्रों पे भी प्रिंट होके आता है ना। तो खुद पे विश्वास करिए, आपको सही चीज मालूम है ना। अपने ऊपर विश्वास करिए और परीक्षा
में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, बट कॉन्फिडेंस जरूरी है। और वो कब आएगा? जब प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, जल्दी से सफल हो। नमस्कार।